वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता को, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। लिंक में जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक देख लेंगे और वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये शिक्षक भर्ती के लिए टीजीटी पीजीटी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ ऑल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे अपने प्रश्न को। प्रश्न हमारा जो है ये क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पुस्तकों के को अध्ययन करने के बाद से लिए हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अब अपने प्रश्न को। तो प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता भी पूछ सकता है या फिर हड़प्पा सभ्यता भी पूछ सकता है। तो इसमें कालीबंगा जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या रॉक कट वास्तुकला के लिए, सागर बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या फिर मिट्टी के बर्तन के लिए। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो क्या होगा कि सिंधु घाटी में कालीबंगा जो है वो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा में मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ तांबे धातु से निर्मित औजार भी मिले हैं और हथियार और मूर्तियाँ भी मिली हैं इसके साथ में। इसके बाद अगर देखेंगे तो कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1952 में कालीबंगा की खुदाई हुई थी। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? तो कालीबंगा इसका नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि यहाँ पर जो है काली चूड़ियों के टुकड़ों के सघन वितरण के कारण, यानी काली चूड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके टुकड़े पाए गए हैं इसके टीले पर, तो इस कारण से इसे कालीबंगा कहा गया। और ये चूड़ी जो थी ये टेराकोटा की भी चूड़ी यहाँ पर पाई गई हैं। किस हड़प्पा स्थल में घरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया गया है? घरों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के ईंटों का उपयोग किस स्थान पर किया गया है? वो कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थान है? तो क्या वो मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है या फिर हड़प्पा है? तो कहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के ईंटों का उपयोग किया गया है? तो कालीबंगा में किया गया है। कहाँ पर? तो कालीबंगा में। राइट आंसर ऑप्शन सी। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड या फिर पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? कहने का अर्थ है कि एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? तो क्या वो लोथल था, कालीबंगा था, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो? इनमें से कौन एकमात्र पोर्ट यार्ड था या फिर डॉकयार्ड था या पोर्ट टाउन था या फिर इसे हम लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं? तो कौन सा एक था? तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में एकमात्र बंदरगाह या फिर डॉकयार्ड मिला है, जो कहाँ पर है? तो जो लोथल में है। कहाँ पर है? लोथल में है। लोथल को गुजराती भाषा में लोथल का अर्थ क्या होता है? तो लोथल का अर्थ जो होता है ये गुजराती भाषा में मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि लोथल से और क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। तो लोथल में बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड भी प्राप्त हुआ है, कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मोहर बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जहाँ से फारस की मोहरें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है और माप एवं पाषाण उपकरण भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी खुदाई कब हुई थी, लोथल की खोज कब हुई थी, तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में लोथल की खोज हुई थी। और लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो SR राव यानी कि रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई थी 1954 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो लोथल की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर के 19 मई 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। लोथल के उत्खनन से ये चीजें सामने आ गया कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था। कौन सा? तो लोथल एकमात्र बंदरगाह शहर था
जिसे हम लोग डॉकयार्ड या फिर पोर्ट टाउन भी कह सकते हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है? हमें बताना है कि हड़प्पा स्थल में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया है। तो क्या वो हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है या फिर सनौली है? कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सही जवाब है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ इसका सही जवाब जो होगा ये क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रेमी जोड़े का जो कंकाल है, प्रेमी जोड़े का जो कंकाल है वो कहाँ से पाया गया है? तो राखीगढ़ी से प्राप्त किया गया है प्रेमी जोड़े का कंकाल। ठीक है, अब ये जो है एक संभावना है कि ये प्रेमी जोड़े का कंकाल हो सकता है, क्योंकि एक पुरुष और महिला दोनों को एक साथ में दफनाया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो इनके मृत्यु के समय ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मृत्यु के समय इन जोड़े का जो उम्र होगा वो 21 से 35 वर्ष के बीच रहा होगा, और ये हड़प्पा सभ्यता का 4500 साल पुराना बताया जा रहा है। ये जो कंकाल है ये हड़प्पा सभ्यता का क्या है, हरियाणा के राखीगढ़ी में पाया गया है, हरियाणा के राखीगढ़ी में, और ये 4500 साल पुराना बताया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि प्रेमी जोड़े का कंकाल कहाँ से पाया गया है, तो ये राखीगढ़ी से प्राप्त किया गया है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है ये घग्घर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये घग्घर नदी के तट पर स्थित है। और राखीगढ़ी की खोज कब की गई? तो राखीगढ़ी की खोज 1969 में की गई। कब की गई? 1969 में। किसके द्वारा? तो सूरजभान के द्वारा की गई थी। तो राखीगढ़ी स्थल जो है ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में घग्घर नदी के तट पर है, और इसकी खोज 1969 में सूरजभान के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर ही हम लोग देखेंगे कि प्रेमी जोड़े युगल यानी प्रेमी युगल का कंकाल जो है वो राखीगढ़ी में पाया गया है। किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? किस हड़प्पा स्थल का यानी हड़प्पा स्थल वो कौन सा था जिसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? तो ये क्या धौलावीरा था, लोथल था, कोटदीजी था या फिर रोपड़ था? इनमें से कौन था? तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन था। तो इनमें से क्या था? ये लोथल था। क्या था? लोथल था। यानी कि लोथल जो था इसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार का संबंध माना जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है। तो लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर था। सबसे क्या दक्षिणी शहर इसे माना जा सकता है कि सबसे दक्षिणी शहर ये था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये गुजरात के भील क्षेत्र में स्थित है, और यहाँ से खुदाई की गई कलाकृतियों और शास्त्रों के आधार पर पुरातत्वविदों का ये मानना है कि इस शहर से मेसोपोटामिया साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि और क्या प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में मेसोपोटामिया के मुहरों का प्रमाण मिला है, यानी कि लोथल में भी मेसोपोटामिया के मुहर का प्रमाण मिला है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो मेसोपोटामिया में प्राचीन शहरों में हड़प्पा के मुहरों की खोज की गई है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया के मुहर पाए गए हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता में हड़प्पा के मुहर पाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ में सीधा समुद्री व्यापार जो था, समुद्री व्यापार संबंध जो था वो स्थापित होता होगा। लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा था? तो क्या वो नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है या फिर साबरमती नदी है? तो जैसे कि जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक में ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है। और गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी है भोगवा नदी। साबरमती की एक सहायक नदी है, कौन है? तो भोगवा नदी है। और इसी भोगवा नदी के तट पर लोथल है। भोगवा नदी के तट पर कौन सा है, क्या है? तो लोथल है।
तो साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी है और इसी के तट पर लोथल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोथल शहर किस नदी की एक सहायक नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के सहायक नदी के किनारे बसा है, तो ये साबरमती की सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। साबरमती की सहायक नदी है भोगवा नदी और इसके किनारे जो है लोथल बसा हुआ है। और जो लोथल है ये साबरमती और भोगवा के बीच में स्थित है। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो ये क्या मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, चनहुदड़ो था या फिर लोथल था? कौन सा था बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु शहर जो था वो चनहुदड़ो था। कौन सा था? चनहुदड़ो था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट के पास में स्थित है। चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट के पास में स्थित है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो के पास में स्थित है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि चनहुदड़ो की खोज किसने की। तो यहाँ है कि चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की। किसने की चनहुदड़ो की खोज? तो चनहुदड़ो की जो खोज है ये गोपाल मजुमदार ने की। ठीक है, अब है कि चनहुदड़ो की खोज कब की गई। चनहुदड़ो की खोज कब की गई? तो इसकी खोज जो है ये कब की गई? तो मार्च 1930 में की गई। कब की गई? तो मार्च 1930 में की गई। ठीक है, तो चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की थी और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1930 में इसकी खुदाई जो थी वो हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चट्टान के निर्मित स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है या फिर मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि धौलावीरा जो है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तो धौलावीरा जो है ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धौलावीरा की खोज किसने की। तो धौलावीरा की खोज की अगर बात की जाए तो इसकी खोज जगपति जोशी ने की। किसने की? जगपति जोशी ने 1967-68 में यानी कि 1967 से 68 के बीच में की थी। लेकिन इसके बाद में इसका विस्तृत उत्खनन जो होता है, क्या होता है? विस्तृत उत्खनन जो होता है ये 1990 से 91 के बीच में 1990 से 91 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए और इसको नोट कीजिए कि धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो धौलावीरा से टेराकोटा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। टेराकोटा के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से मोती प्राप्त हुआ है। सोने और तांबे के गहने भी प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं। मछलीकृत हुक भी प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। क्या चीज़? मछलीकृत हुक प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। इसके बाद से जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ से और उपकरण मिले हैं। साथ में कलश एवं कुछ महत्वपूर्ण बर्तन भी धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। लेकिन धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र शहर जहाँ पर जल संरक्षण के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो धौलावीरा सिंधु घाटी का 5वां सबसे बड़ा नगर था। धौलावीरा जो था ये सिंधु घाटी का क्या था? 5वां सबसे बड़ा नगर था। और अगर हम लोग देखेंगे तो धौलावीरा का एक और दूसरा नाम भी है, यानी स्थानीय रूप से इसे कोटाडा डिम्बा के नाम से जानते हैं। कोटाडा डिम्बा के नाम से इसे स्थानीय रूप से जानते हैं। और धौलावीरा जो है कि लूनी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? तो लूनी नदी के किनारे है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ जो होता है, तो धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं, यानी कि सफ़ेद कुआं। ठीक है, तो यहाँ पर जल संरक्षण होता था तो इस कारण से इसे सफ़ेद कुआं कहा गया, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है? धौलावीरा पड़ा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे
कि धौलावीरा जो था ये सिंधु सभ्यता के अवशेष और खंडहरों में मिलने वाले ज्ञात नगरों में से एक था। क्या था? ज्ञात नगरों में से एक था। तो धौलावीरा के बारे में इतनी सारी जानकारी को हम लोग देखें और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और इसे एक दो बार सुनिएगा और फिर उसके बाद से जो आप नोट किए हैं उसे पढ़िएगा तो ये दिमाग में जरूर बैठ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? कौन सा स्थल था जो कि लूनी नदी के तट पर स्थित था? वो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धौलावीरा था या फिर लोथल था? तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि धौलावीरा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि लूनी नदी के तट पर कौन सी जो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है वो स्थित है। तो ये कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा स्थल जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या फिर पंजाब में है। तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ के रण में ये स्थित है। कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ पर सीढ़ीदार स्टैंड मिला है और उसके साथ साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण भी प्राप्त होता है, जिसे ये अनुमान लगाया गया है कि वो शायद स्टेडियम रहा होगा। तो ये कौन सा है, कहाँ पर है? तो धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या फिर कालीबंगा में, कहाँ पर स्थित है? तो ये हम लोग देखेंगे कि स्टेडियम जो हमें प्राप्त हुआ है, बड़ा सा खुला क्षेत्र प्राप्त हुआ है जो कि सीढ़ीदार स्टैंड के साथ है। तो ये हमें धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? धौलावीरा में प्राप्त हुआ है। धौलावीरा में ही सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है। ठीक है। और धौलावीरा जो है तो ये कहाँ पर है? तो ये धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ के रण के खादीर द्वीप में स्थित है। किस द्वीप में स्थित है ये? तो खादीर द्वीप में स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में है। तो सुरकोटदा जो है इसका पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा क्या है? ये गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। और ये किससे संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? तो सुरकोटदा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सुरकोटदा की खोज कब की गई? तो 1964 ईस्वी में कब की गई यानी कि 1964 ईस्वी में सुरकोटदा की खोज की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये जो खोज है ये किसके द्वारा की गई? तो जगपति जोशी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तो जगपति जोशी के द्वारा ये खोज की गई थी। तो सुरकोटदा की खोज कब हुई? 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिलते हैं? तो यहाँ बताना है कि गड्ढों के आवास के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं। तो ये मेहरगढ़ में, बुर्जहोम में, राना ढूंढई में या फिर पलविए में, कहाँ पर मिलते हैं गड्ढों के आवास? तो गड्ढों के आवास के प्रमाण जो है ये बुर्जहोम में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? बुर्जहोम में मिलते हैं गड्ढों के आवास के प्रमाण। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुर्जहोम जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है और ये कहाँ पर है? तो भारत के कश्मीर घाटी में स्थित है। भारत के कश्मीर घाटी में ये क्या है? स्थित है। बुर्जहोम जो है तो ये कश्मीर में खोजे गए लगभग 40 नवपाषाण कालीन स्थलों में से पहला है। और इसकी खोज कब की गई? तो बुर्जहोम की खोज
1939 में की गई। कब की गई? तो 1939 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो HD टेरा और TT पैटरसन के द्वारा की गई। HD टेरा और TT पैटरसन के द्वारा की गई थी। कब? तो 1939 में। और ये कहाँ पर है? तो ये कश्मीर घाटी में स्थित है। किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष बरामद किए हैं? तो किस स्थान पर किए हैं ये चीज़ बताना है कि 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंहा के सींग के अवशेष बरामद किए हैं। तो ये उल्टूर से, गुफक्रल से, बुरजहोम से या फिर गुपगल से कहाँ पर प्राप्त किया गया है, इस चीज़ को बताना है। तो 5 जंगली कुत्तों के अवशेष और 12 सिंहा के सींग के अवशेष जो है ये कहाँ से? तो बुरजहोम से प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से? बुरजहोम से प्राप्त किए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। शत्रुघ्न सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है? ये किस देश में है इसे बताना है। ये क्या भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या फिर तिब्बत में है? शत्रुघ्न सिंधु घाटी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है ये किस देश में है? तो ये जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और ये अफगानिस्तान के ताखर प्रांत में है। अफगानिस्तान के कहाँ पर है? तो ताखर प्रांत में है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत और फारसी। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है। आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई। आप लोग बताइएगा इसको कमेंट करके, और इसको अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? तो सनौली जो है ये उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, गुजरात में है या फिर पंजाब में है? तो सनौली की अगर बात की जाए कि सनौली जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सनौली जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में सनौली स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सनौली जो है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये गंगा यमुना का जो दोआब है, तो गंगा यमुना दोआब में बड़ौत तहसील में बागपत जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सनौली जो है ये स्थित है। सनौली एक पुरातात्विक स्थल है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि सनौली जो है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि सनौली से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो सनौली जो है ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। और यहाँ पर 4000 साल पुराने शवाधान जो है इसके उत्खनन से प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शवाधान स्थल में क्या क्या मिला। तो मृत शरीर के साथ पैर वाले ताबूत मिले। क्या? मृत शरीर के साथ में पैर वाले ताबूत मिले। चावल एवं दाल से भरे बर्तन मिले, यानी कि मनुष्य को जब दफनाया गया था तो उसके साथ में अनाज भी दिया गया था। तो चावल और दाल से भरे क्या हुए? बर्तन भी मिले। और जानवरों की हड्डियां भी पाई गई है, यानी कि साथ में शायद जानवरों को भी दफनाया गया होगा। तो जो 4000 साल पुराना मृत एक शवाधान मिला है, तो उसका जब उत्खनन किया गया तो वहां पर शरीर के साथ में क्या हुआ कि पैर वाले ताबूत मिले और चावल दाल से भरे बर्तन मिले और जानवरों की हड्डियां भी उसमें पाई गई है। हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इनमें से कौन है जो कि हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? तो क्या लौथल है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है या फिर महरौली पार्क है? कौन है इनमें से जो कि हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी है। कौन सा है हरियाणा में स्थित पुरातात्विक स्थल? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज कब और किसने की? तो राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने की। किसने की? तो सूरज भान ने की। राखीगढ़ी की खोज 1959 में सूरज भान ने की। ठीक है, सूरज भान के द्वारा किया गया। और इसके बाद अगर देखा जाए
तो राखी गढ़ी का जो व्यापक उत्खनन जो है ये कब किया गया, तो 1997 से लेकर के 1999 के बीच में अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। ठीक है, राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग इन दोनों कालों के प्रमाण मिले हैं। राखी गढ़ी से क्या कि प्राक हड़प्पा यानी कि जो हड़प्पा है उसके पहले के भी प्रमाण मिले हैं, और परिपक्व हड़प्पा यानी जिस हड़प्पा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इस हड़प्पा के भी प्रमाण वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो राखी गढ़ी जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखी गढ़ी क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम लोग इसको बताएंगे कि वो कौन सा है, राखी गढ़ी है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो राखी गढ़ी जो है इसका ये अनुमान लगाया जाता है कि ये 7500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, यानी 7500 वर्ष ईसा पूर्व की ये सभ्यता है, ऐसा क्या है कि उल्लेख किया जाता है। तो राखी गढ़ी जो है ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्ष्य भी राखी गढ़ी से ही मिलता है। तो राखी गढ़ी जो है ये सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल भी है और यहाँ पर दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य भी मिलते हैं। राखी गढ़ी में खास बात क्या है, इस चीज़ को अगर देखेंगे तो राखी गढ़ी जो है ये एक विशाल क्षेत्र में फैला 5 परस्पर जुड़े हुए टीले राखी गढ़ के अद्वितीय स्थल का निर्माण करते हैं। 5 टीले जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये राखी गढ़ी का क्या करते हैं, अद्वितीय स्थल का निर्माण करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता है, तो लौह युग की है, पूरा पाषाण युग की है, कांस्य युग की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की है, तो कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। और इसे कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा गया है, इस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे कि इसे कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कई वस्तुएं ऐसी पाई गई हैं जो तांबे आधारित मिश्र धातुओं से बनी हैं, तांबे आधारित मिश्र धातुओं से बनी हुई है, तो इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। ये किस पर आश्रित होता है, तो संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि ये आश्रित होता है अपनी संस्कृति पर। किस पर आश्रित होता है, संस्कृति पर, यानी मानव समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति स्थिति के कारण विलक्षण होता है। तो ये क्यों विलक्षण है, ये समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः क्या होता है, अपनी संस्कृति पर आश्रित होता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो ये क्वेश्चन इसके पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, शायद इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो वो है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो क्या ब्रह्मा की करते थे, विष्णु की करते थे, पशुपति की करते थे, या फिर इंद्र और वरुण की करते थे। तो हम लोगों को ये चीज़ पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा, तो पशुपति की पूजा करते थे। इसके साथ में अगर देखा जाए तो वृक्षों की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। वृक्षों में पीपल की पूजा की जाती थी। ये लोग अग्नि की भी पूजा करते थे क्योंकि हवन कुंड प्राप्त हुआ है, इससे ये चीज़ पता चलता है कि ये लोग अग्नि की भी पूजा किया करते थे। इसके बाद ये लोग मातृ देवी की भी उपासना किया करते थे। एक सींग वाले गेंडा और कुबड़ वाले बैल की भी ये लोग पूजा किया करते थे, ये भी इनके लिए प्रमुख थे। तो ऐसे साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे, तो ये लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ पर स्थित है, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या ये पंजाब में है, राजस्थान में है, सौराष्ट्र में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर स्थित है, तो सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, सौराष्ट्र में। तब एग्जैक्ट अगर इसे देखा जाए तो रंगपुर जो है ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है और ये सुखभादर नदी के समीप स्थित है। तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में
सुखभादा नदी के समीप में स्थित है। अगर हम लोग रंगपुर की खुदाई की बात करें तो ये 1953-54 में, कब, तो 1953-54 में एस रंगनाथ राव द्वारा की गई। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई, तो ए रंगनाथ राव के द्वारा की गई, ठीक है। और यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी खुदाई से प्राप्त अवशेषों में चिकने एवं अलंकृत मिट्टी के बर्तन मिले हैं, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की गुड़ियाँ मिली हैं तथा धूप में सुखाई गई ईंट आदि प्रमुख हैं। इसमें किस सिंधु घाटी स्थल मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो 3 बेलनाकार मोहरों की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से, कालीबंगा से, लोथल से, रंगपुर से या फिर हड़प्पा से, कहाँ से प्राप्त हुई है। तो अगर ऐसे पूछे कि मेसोपोटामिया की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है तो इसमें जवाब कालीबंगा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है। 3 बेलनाकार मोहरें, तो ये लोथल से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर पूछे कि मेसोपोटामिया की कौन सी सभ्यता थी, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया में आधुनिक ईरान में यानी कि नदियों के बीच में कौन कौन सी सभ्यता थी, तो सुमेरियन सभ्यता थी, बेबीलोनियन सभ्यता थी और असीरियन सभ्यता थी। कौन सी थी, सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यता थी। और इसके साथ एक और थी, कैल्ड्रिया सभ्यता थी। कौन सी थी, कैल्ड्रिया सभ्यता थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो किस आकार का था, तो ये त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था, आयताकार था या फिर वृत्ताकार था, किस आकार का था। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। और ये करीब करीब 13 लाख, करीब करीब कितना, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितने में, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये रोपड़ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से, बनावली से या फिर लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हल से जोते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कालीबंगा से हल से जोते हुए खेत प्राप्त हुए हैं और इसके साथ में यहाँ पर ईंटों यानी नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगर हम लोग मिट्टी के हल की बात करते हैं तो मिट्टी का हल जो है ये बनावली से मिला है। मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है कि काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ होती है या फिर काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि इस कारण से इसका नाम कालीबंगा पड़ा, ठीक है। कालीबंगा के खोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। लेकिन आगे चल करके 1961 से लेकर के 1969 तक 1961 से लेके 1969 तक इसका उत्खनन कार्य जो है ये बीके थापर और बीबी लाल ने किया। किसने, तो बीके थापर और बीबी लाल ने किया। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, तो ये 5 चरणों में हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन कितने चरणों में हुआ था, तो 5 चरणों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो हड़प्पा को, कालीबंगा को, बनावली को या फिर मोहनजोदड़ो को। इनमें से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है,
तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसे क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये क्या है कि सभ्यता का प्राचीन नगर है, प्राचीनतम नगरों में से एक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब एक बात सोचने वाली है कि इसे मृतकों का टीला क्यों कहा गया, या फिर इसका नाम मोहनजोदड़ो ही क्यों रखा गया। तो इसका नाम मोहनजोदड़ो इसलिए पड़ा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और मोहनजोदड़ो इसका नाम इस कारण से पड़ा क्योंकि यहाँ पर जब वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल की तो उससे पता चला कि यहाँ की हर गली, हर नगर में कंकाल ही कंकाल है। हर गली और हर नगर में क्या है, कंकाल ही कंकाल है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, मृतकों का टीला कहा गया। इसे क्या कहा गया, मृतकों का टीला, इसी कारण से कहा गया। वैसे मोहनजोदड़ो का वास्तविक नाम क्या था, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था। लेकिन मोहनजोदड़ो की पुरानी सील को देखकर पुरातत्वविदों ने एक द्रविड़ियन नाम का पता लगाया है, जो नाम क्या है, कुकुतरमा है। क्या है, कुकुतरमा है। तो इस एक नाम का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कौन से व्यक्ति थे वो जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो क्या वो आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, एम.एस. वत्स थे, या फिर बी.एस. स्मिथ थे। इनमें से कौन थे। तो जो बी.एस. स्मिथ थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, या फिर राजस्थान में, किस राज्य में स्थित है। तो इसको हम लोग डिटेल में पहले ही देख चुके हैं और हमें ये चीज़ पता भी है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं किया गया था। इनमें से कौन सा पशु है जिसे हड़प्पा की मोहरों पर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं किया गया था। तो वो क्या है, गाय है, हाथी है, गेंडा है, या बाघ है, कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, गाय होगा। गाय को हम लोग ना ही किसी मोहर पर देखते हैं और ना ही किसी की टेराकोटा कलाकृति पर देखते हैं, जबकि वहीं पर मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ भी हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर टेराकोटा की कलाकृतियों पर भी मिल सकते हैं। लेकिन गाय जो है वो इनमें से कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ से किया गया था। तो कपास की खेती का आरंभ वस्त्रों के लिए सबसे पहले कहाँ से किया गया। तो भारत, चीन, मिस्र, या फिर मेसोपोटामिया, कहाँ से किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कपास की खेती के लिए भारत प्रसिद्ध रहा। कौन प्रसिद्ध रहा, भारत सबसे पहले जो है वो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ। कपास की खेती का जो साक्ष्य है, यानी कि कपड़े का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है। तो कपड़े का साक्ष्य मिला है हमें कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से हम लोगों को कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कपड़ों के साक्ष्य जब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि कपास की खेती हुआ करती थी, और कपास की खेती का जो साक्ष्य है वो 5000 ईसा पूर्व में अनुमान लगाया जाता है कि शायद 5000 ईसा पूर्व में कपास की खेती होती होगी, कपास उगाई जाती होगी। कपास की खेती का जो क्षेत्र था वो सिंधु घाटी का क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। तो ये सिंधु घाटी क्षेत्र से ही शुरू हुआ था। कहीं कहीं पर इसे 3000 ईसा पूर्व में भी दिखाया जाएगा। तो ये अनुमान है, तो अनुमान है, तो अनुमान का जो डेट होता है वो थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहीं कहीं पर यहाँ पर 5000, कहीं 3000, इस तरह की चीज़ें दी हुई होंगी। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का जो पैमाना है वो किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त किया गया है। तो ये क्या कालीबंगा से प्राप्त किया गया है, लोथल से प्राप्त किया गया है, धौलावीरा से, या फिर बनावली से, कहाँ से प्राप्त किया गया है हाथी दांत का पैमाना।
तो हाथी दांत का जो पैमाना है ये लोथल से प्राप्त किया गया है। कहाँ से? तो लोथल से प्राप्त किया गया है। और हाथी दांत के इस पैमाने से ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो नाप तौल से भी परिचित थे, यानी कि वो लोग नापने को जानते थे, इसलिए वहाँ पर हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई? हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें जो है वो कब प्राप्त हुई? तो ये क्या 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई, 1831 ईस्वी में प्राप्त हुई, 1920 ईस्वी में प्राप्त हुई, या फिर 1921 ईस्वी में प्राप्त हुई? कब प्राप्त हुई? तो हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी? तो वो एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, यानी कि ये सभ्यता जो थी ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। कैसे क्षेत्र में? तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो था वो इसकी सभ्यता इतने दूर में फैली हुई थी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो बड़ी संख्या में ईंटों की बात की जा रही है। तो बड़ी संख्या में ईंटें 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैरसन को हड़प्पा में बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। तो कब प्राप्त हुई थी? तो 1826 ईस्वी में। और किसे प्राप्त हुई थी? तो ये चार्ल्स मर्सन को प्राप्त हुई थी। और कहाँ पर? तो हड़प्पा में प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता से संबंधित रोपड़ का उत्खनन कार्य किसके द्वारा कराया गया था? सिंधु सभ्यता से संबंधित रोपड़ का उत्खनन कार्य जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो क्या ये एस तलवार के द्वारा, वाई शर्मा के द्वारा, एन मजुमदार के द्वारा, या फिर रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा? किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है रोपड़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोपड़ का उत्खनन कार्य जो है ये वाई शर्मा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो वाई शर्मा के द्वारा करवाया गया था। अब हम लोग देखेंगे कब करवाया गया था। तो 1953 में करवाया गया था। कब? तो 1953 में ये कार्य करवाया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि रोपड़ जो है ये स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी की खुदाई का स्थान है। यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले स्वतंत्र भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल प्राप्त हुआ तो वो स्थल कौन सा था? तो वो स्थल रोपड़ था। कौन सा था वो स्थल? तो वो स्थल कौन सा था? तो वो रोपड़ था। रोपड़ का दूसरा नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोपड़ का दूसरा नाम जो है वो रूपनगर है। क्या है? रोपड़ का दूसरा नाम रूपनगर भी है। अब कोई पूछ दे कि रोपड़ का अर्थ क्या होता है? तो रोपड़ का अर्थ होता है डाकू। रोपड़ का अर्थ क्या होता है? रोपड़ का अर्थ होता है डाकू। डाकू यानी कि जो लूटता है या फिर चोरी करता है, तो वही डाकू जो है ये रोपड़ का अर्थ है। अश्व होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या चीज़? अश्व होने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये साक्ष्य जो है ये लोथल, हड़प्पा, बनावली से मिला है। लोथल बनावली से मिला है, लोथल सुरकोटदा से मिला है, या फिर रोपड़ से मिला है। तो अश्व होने का जो साक्ष्य है वो सुरकोटदा से मिला है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? लोथल और सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से? लोथल और सुरकोटदा से मिला है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था? सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की देन थी, यह कथन किसका था? तो ये कथन व्हीलर का था, गार्डन का था, व्हीलर और गार्डन दोनों का था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ये व्हीलर और गार्डन दोनों का था। किसका था? व्हीलर और गार्डन दोनों का था। निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कितने देखे? तो ये रंगपुर से, हड़प्पा से, आलमगीरपुर से, या फिर कालीबंगा से। हल चलाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है हल चलाने का साक्ष्य।
तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, और इसका एक्सप्लेन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष जो हैं वो हड़प्पा को छोड़ करके और अतिरिक्त कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये रहमान ढेरी है, सरायखेला है, जलीलपुर है, या फिर उपरोक्त में से सभी है। इनमें से कौन होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि रहमान ढेरी भी होगा, सरायखेला भी होगा और जलीलपुर भी होगा। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन क्या है? यानी कि सैंधव सभ्यता में बहुत से बाट प्राप्त हुए हैं, तो उन सभी बाटों में सबसे छोटे बाट का जो वजन है वो कितना है? 10 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, 13 ग्राम है, या फिर 13.64 ग्राम का है? कितने ग्राम का है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सबसे छोटा बाट जो है वो कितने ग्राम का है? तो वो है 13.64 ग्राम का है। कितने का है? 13.64 ग्राम का है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा पुरास्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि लोथल है, हुल्लास है, सरायखेला है, या फिर संघोल है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग गुजरात में जो स्थल स्थित है वो है लोथल। लोथल है, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।